हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। और एड्जॉर्प्शन यहाँ पर आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन की ये आखिरी वीडियो है। सरफेस केमिस्ट्री में हम जैसे पढ़ रहे थे एड्जॉर्प्शन, कोलाइडल और कैटालिसिस, तो 3 पार्ट में से एक पार्ट खत्म हो जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए एड्जॉर्प्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे कैटालिसिस। ठीक है, तो आइए जो आखिरी चीज़ रह गई है उसमें पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, तो चलिए, हमने जो लास्ट क्लास तक देखा था वो फ्रेंडलुच पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखिएगा ज़रा, ये हमने पढ़ा था यहाँ तक। ठीक है, लिमिटेशंस वगैरह हमने देख ली थी इसमें। तो इसमें एक क्वेश्चन था, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log x by m and log p gives a straight line having slope at theta equal to 45 degree and intercept is 0.6020, calculate x by m at p equal to 0.2 atm। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो हमने ये पढ़ा था फ्रेंडलिच आइसोथर्म में जो इक्वेशन आई थी, ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आया था। और इसी ग्राफ के बेस पर आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्राफ का क्या है, log x by m के बारे में पूछा है, और log p आपका इसके बीच में ग्राफ बना प्लॉट किया हुआ है, और आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और स्लोप जो है 1/n। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है आपको, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन x by m, मतलब कि log x by m वर्सेस log p ग्राफ आपका पूछा गया है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन देता है जिसका इंटरसेप्ट 0.602, ये 0.6020 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, 0.6020। ठीक है, यहाँ पे थीटा, सॉरी 1/n, मतलब स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप नहीं दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री पे दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन में लिखूँ इसकी, log x बाई एम इक्वल टू log k, जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म से आती है हमारी, प्लस 1/n log p। ठीक है, log x बाय m क्या है आपका बच्चों, ये हमको निकालना है। x बाय m जो है ये निकालना है। ठीक है, log k जो इंटरसेप्ट है ये दिया हुआ है 0.6020। ठीक है, और टेन थीटा स्लोप पता है आपको, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप होता है आपका। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 1045 कितना होता है आपका, 1045 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया यहाँ से, 1/n इक्वल टू 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1/n में n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 log, प्रेशर कितना दिया हुआ है, कितने प्रेशर पे निकालना है, 0.2 एटीएम पे निकालना है, तो 0.2 एटीएम इसको रख देंगे ऐसे। ठीक है, तो 0.2 एटीएम, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, कितनी आएगी, एक सेकंड, ये आएगी आपकी x बाय एम की जो वैल्यू आ जाएगी, आप टोटल सॉल्व करोगे तो 0.8 के अराउंड आएगी। आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म के। तो अब हमें जो शुरू करना है वो शुरू करना है बच्चों, लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म शुरू करना है। ठीक है, तो लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, इसने कुछ अजम्पशन लिए थे, कुछ अजम्पशन लिए थे, उसी अजम्पशन पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देख लेंगे, और जो रिजल्ट आता है फाइनल वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब तो देखिए, तो पहली चीज़ ये बोलता है, पहली चीज़ बोलता है कि जो एड्जॉर्प्शन होगा गैसियस पार्टिकल का, वो किसी सॉलिड सरफेस पर होगा, वो किसी सॉलिड सरफेस पे होगा। ये कौन सा सरफेस होगा, सॉलिड सरफेस होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये बोलता है ये। दूसरी चीज़ बोलता है जो भी सॉलिड सरफेस होगा, जो भी सॉलिड सरफेस होगा, मतलब ये जो सॉलिड सरफेस है ये वाला, ये कोई सॉलिड सरफेस है ये वाला। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी, इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी, ऐसा कहता है ये। ठीक है, उसके बाद जो बोलता है ऑल, मतलब कि जितनी भी आपकी एक्टिव साइट्स हैं, जितनी भी साइट्स हैं वो सारी होमोजीनियस होने वाली है, सारी होमोजीनियस साइट्स होने वाली है, होमोजीनियस साइट्स, होमोजीनियस साइट्स होने वाली हैं। ठीक है, शेप के बारे में करें, साइज देखे, ज्योमेट्री देखे, हर चीज़ में वो सेम होने वाली है। मतलब कि अगर मान लो ये आपका कोई सरफेस है, और यहाँ से मैं एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करवाना चाहूँ, तो यहाँ पर जैसे ही वो एड्जॉर्ब होगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है, जिसे हम डेल एच एड्जॉर्प्शन कहते हैं, डेल एच एड्जॉर्प्शन कहते हैं, डेल एच डेल एच डेल एच एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेल एच एड्जॉर्प्शन की वैल्यू सेम होने वाली है, अगर यहाँ से निकाले तब भी, और यहाँ से एड्जॉर्ब करे तब भी आपका सेम रहने वाली है। यहाँ से कर, जहाँ से भी आप एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करवाओगे वहाँ पे डेल एच एड्जॉर्प्शन की वैल्यू सेम आने वाली है, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो हर केस में आपका सेम होने वाली है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो भी गैशियस पार्टिकल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, जो भी बराबर में, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो आने वाला एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है ना, वो इंडिपेंडेंट होगा इन दोनों के,
इन दोनों जो एडजॉर्ब पहले से हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल बाहर से आ रहा है वो इस बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा कि एक्टिव साइट्स पे पहले से ही कोई एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ बोलता है। उसके बाद बोलता है जैसे ही ध्यान से देखना सुनना, जैसे ही ये एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आपके एडजॉर्ब हुए तो इसका जो इंट्रैक्शन है ना बराबर वालों से कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, जीरो इंट्रैक्शन होगा। मतलब एक बार ये जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए तो बराबर में कौन प्रेजेंट है या उसके में कोई भी लेटरल इंट्रैक्शन इसमें नहीं होती है, ऐसा लैंगमुर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद में बोलते हैं कि जो भी लेयर फॉर्म होगी ना, जो भी लेयर फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, लेयर इज मोनोलेयर। मोनोलेयर किसको फॉलो करता था, मोनोलेयर फॉलो करता था आपका कैमीज ऑप्शन को। तो एक क्वेश्चन आ भी सकता है आपका एग्जाम में इस तरीके से कि लैंगमुर जो होता है कौन सा मतलब कौन सा एड्सॉर्प्शन फॉलो करता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या केमिकल ऑप्शन, तो आप क्या बोलेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो और इसमें क्या था, और कहता है एट इक्विलिब्रियम पे आपको तो पता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इक्वल रहने वाला है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। ठीक है, ये तो बात हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये भी सेम चीज़ बोल देता है। तो इसको अब समझने के लिए, लैंगमुर को समझने के लिए क्या करना है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा। जी प्लस एस मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ इक्वेशन, जी एस। ठीक है, जी आपका क्या है, फ्री गैशियस मॉलिक्यूल है, फ्री गैशियस मॉलिक्यूल है, फ्री गैशियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, फ्री गैशियस मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे जो एस है वो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, यहाँ पे फ्री सरफेस है। ठीक है, और जो जी एस है, ये जी एस क्या है, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, अब इसको किस तरीके से डेराइव करना है वो देखिएगा। अगर मैं इसको के ए ले लूँ और इसको के डी ले लूँ, ठीक है, के ए मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और इसका रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको क्लियर होगी, ये तो आपको पढ़ भी चुके हैं आप लोग। तो अगर मैं इसका रेट लिखूँ तो रेट जो होता है बच्चों इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके जीएस के। तो जीएस लिख देंगे, जीएस लिख देंगे इस तरीके से। और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करूँ मैं तो ये किसके इक्वल होगा, इसके, इसके। मानते हो कि नहीं मानते हो, बिल्कुल ठीक है, चलो इतनी चीज़ है। अब एक टर्म वो करते हैं, हम क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम, जिसको कहते हैं थीटा, जो कि होता है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। ठीक है, और ये बिल्कुल किससे होता है, ये जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना थीटा की, उसको एक्स बाय एम से हम क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो जो एड्सॉर्प्शन सॉरी ये लैंगमूर जो बोलता है ना, ये क्या रिलेट करता है आपका एक्स बाय एम टू प्रेशर। जो फ्रेंडलुइज ने किया था वही इसने किया था, बस इसने डेरिवेशन दे दी थी, उसने डेरिवेशन नहीं दी थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो थीटा फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, फ्रैक्शनल सरफेस मतलब कि उसने कितना सरफेस कवर कर लिया है, मतलब सरफेस कवरेज का मतलब है कितना सरफेस कवर कर चुका है। अगर फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज को अगर समझना है तो ऐसे समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई 10 एक्टिव साइट्स हैं, टोटल साइट अगर 10 हैं, ठीक है, अगर उसमें से 8 8 जो है कवर हो गई तो इसका फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज क्या आएगा, जितनी भी कवर हो गई है और जितना टोटल है, तो क्या आ जाएगा आपको 0.8 इसका फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज आएगा। तो इसी से मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, थीटा इक्वल टू टोटल टोटल एक्टिव साइट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ साइट्स on total number of covered sites, sorry, total number of total number of covered sites, covered sites, covered sites। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स वही है, जैसे कि 10 अगर टोटल हैं तो उसमें से कवर कितनी हुई है, 8, तो फ्रैक्शनल कितना आ गया, 0.8 आ जाता है, 8 अपॉन में 10। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको n ले लेता हूँ, n कंसिडर कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ साइट को, और इसको ले जाता हूँ इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो n थीटा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कवर्ड साइट्स। तो बच्चों अब मैं पीछे एक बार आता हूँ इक्वेशन इस पे, किस पे, इस पे। तो यहाँ पर ये क्या था, ये जीएस क्या था, जीएस भी तो यही था कि कवर्ड कितनी साइट हुई हैं, कवर्ड साइट्स, ये भी तो कवर्ड साइट है। देखो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल ने कितना साइट कवर कर लिया है। तो इसको अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको सॉरी एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा, इसको 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 मैं ले लेता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ मैं 2। ठीक है, तो मैं फ्रॉम 2, मैं ये नहीं कह सकता फ्रॉम 2, ये 3 ले लेता हूँ, फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ क्या कि आर डी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा होगा, एन थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि आर डी किसके बराबर है, जी एस के बराबर है, जी एस, और जी एस क्या था, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल कितना एड्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, तो आर डी जो होगा वो एन थीटा के बराबर, या फिर यूँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ कवर्ड साइट के इक्वल लिख सकता हूँ, कवर्ड साइट के इक्वल लिख सकता हूँ। और इसी को मैं आर डी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एन थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ फ्रॉम थ्री। ठीक है, इतनी चीज़ समझ नहीं आएगी। अब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, के डी आएगा। के डी क्यों, यहाँ पे रेट कांस्टेंट बात चल रही है, किसकी, डिजॉप्शन की बात चल रही है, रेट ऑफ डिजॉप्शन की बात चल रही है, तो के डी एन थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं आई आपको, बिल्कुल आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या है, अब देखना, अगर एन मैंने टोटल साइट लिया हुआ है, ध्यान से सुनना, टोटल साइट लिया हुआ है, यहाँ पे पीछे देखना आप, एन जो है मैंने ये क्या लिया था, ये टोटल साइट लिया था एन। ठीक है, तो अगर 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 ध्यान से सुनना, जो एन थीटा जो मैंने लिया हुआ है वो क्या है, ऑक्यूपाइड साइट है, ऑक्यूपाइड साइट्स है, ऑक्यूपाइड साइट्स है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिया हुआ है, एन थीटा क्या था, टोटल नंबर ऑफ कवर्ड साइट, मतलब कवर्ड मतलब ऑक्यूपाइड साइट्स। तो एन थीटा ऑक्यूपाइड है, एन टोटल साइट है, और मैं पूछूं कि वैकेंट साइट कितनी होगी, वैकेंट साइट्स कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि टोटल में से अगर मैं ऑक्यूपाइड घटा दूं तो कितना आ जाएगा, वैकेंट आ जाएगा। ठीक है, और इसी को मैं इस तरीके से लिखूं, एन कॉमन ले लूँ, वन माइनस थीटा, इस तरीके से आएगा, एन वन माइनस थीटा। अब देखो, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के। और मैं इसको इस तरीके से लिंक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ऐसे वन माइनस थीटा। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वैकेंट साइड पे, और वैकेंट साइड पे आपकी क्या होनी है, एड्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर होगा साइड। ठीक है, वैकेंट साइड पे। तो इस तरीके से मैं लिख के अब क्या करता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम जो सेवन्थ आपकी जो लैंगम्यूर की, इस तरीके से यहाँ देखिए लैंगम्यूर की ये सातवीं जो ये थी, ये क्या लिखा था, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन। तो इसी की एजम्पशन को मैं फॉलो करूँगा, एट इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है और ये आपका रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है, कहाँ गया, ये रहा। इसको मैं फोर्थ ले लूँ, इसको मैं फिफ्थ ले लेता हूँ, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन को। तो इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग, के ए, ठीक है, पी, ये देखो के ए, यहाँ पे इसको इस प्रोपोर्शनल हटा के ए लिख दिया मैंने, और पी यूँ का यूँ, और साथ में एन वन माइनस थीटा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। और पीछे क्या आया था अपना, के डी एन थीटा, ये देखो ये आया था, बिल्कुल आया था, ये देखो के डी एन थीटा आया था। ठीक है, बस इसी को इक्वल किया है, एन से एन कट कट किया, इसको रीअरेंज करके क्या किया, के ए को इधर ले गया, सॉरी के डी को इधर ले गया मैं। इसको दोबारा से देखिए, इस तरीके से के डी को मैं इधर ले गया, तो क्या बना लिया मैंने, विच इम्प्लाइज के ए अपॉन के डी। ठीक है, और ये साथ में क्या आएगा आपका P इक्वल टू, और थीटा वन बाय थीटा को इधर ले गया, थीटा वन माइनस थीटा, ये रीअरेंज किया, सिंपल, कुछ नहीं किया, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे इसको। ठीक है, और इसको क्या ले लिया मैंने, इसको ले लिया है के इक्वल, और यही आपको क्या कहता है, लैंगम्यूर कांस्टेंट कहलाता है बच्चों, लैंगम्यूर कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, के पी इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं वन बाय के पी रेसिप्रोकल कर दूँ और वन माइनस थीटा अपॉन में थीटा लिख दूँ, तो यहाँ से रीअरेंज करोगे ना बच्चा लोग, तो आपको क्या मिलेगा, चलो करके ही दिखा देते हैं, वन बाय थीटा माइनस वन। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू के पी प्लस वन प्लस के पी, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसी पे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अब देखना, अब ये इक्वेशन आने के बाद, अब पहले जैसे फ्रेंड लॉज में केसेस लिए थे, इसमें भी केस लेंगे, इसमें भी केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे, पहला केस ये लेंगे बच्चों, पहला केस ये लेंगे कि एट लो प्रेशर के पी जो होगा छोटा होगा वन से। ठीक है भाई, अगर प्रेशर मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो एक क्या हो जाएगा, एक जो एक वन होगा, वन वो के पी से बड़ा होने लगेगा। तो ऐसा नहीं लिख सकता कि के पी अपॉन में के पी, सॉरी के पी अपॉन में वन, के पी तो नेगलेक्ट कर देंगे, अगर के पी छोटा हो गया तो के पी को तो नेगलेक्ट कर देंगे, अगर के पी नेगलेक्ट हो गया तो के पी की अपॉन में वन आ जाएगा। ठीक है, वन आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना, थीटा इक्वल टू के पी, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब थीटा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, बिल्कुल है, सही है। अब एट हाई प्रेशर पे बात करूँ, एट हाई प्रेशर पे देखना बेटा जी, हाई प्रेशर पे क्या होगा, अगर हाई प्रेशर पे की बात करूँ तो ये जो होगा, ये वाली टर्म वन जो होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे, के पी से, क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एक वन जो होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा कंपैरिजन टू के पी। जैसे यहाँ पे प्रेशर कम हो गया था तो प्रेशर को नेगलेक्ट कर दिया था वन के कंपैरिजन में, अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वन को नेगलेक्ट कर दिया, तो थीटा जो होगा वो के पी अपॉन में के पी आएगा।
और ये क्या हो जाएगा 1, मतलब कि जो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया ये थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ p⁻0। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है, इंटरमीडिएट पे बात करूँ तो इंटरमीडिएट पे क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शनल आ जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर। इंटरमीडिएट पे फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर आ जाएगा। तो बच्चा जी ये वही ग्राफ आएगा एक्स बाई एम, थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया एक्स बाई एम, क्योंकि दोनों ही चीज़ कुल मिला के सेम है और प्रेशर है ही। और इसी तरीके से आपका जैसे फ्रेंड लोच में आया था वैसे ही आ गया। ये आपका क्या था ज़ीरो ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर। और यहाँ पे क्या था फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। और यहाँ पे कहीं इंटरमीडिएट पे, इंटरमीडिएट फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है, तो ये कहता है आपकी कंडीशन। तो ये जो ये है ना आपकी, ये यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ से आपकी थोड़ी काम की चीज़ें हैं। बाकी डेरिवेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत आसान है वैसे, समझ में आ गई होंगी। बाकी ये रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले और आपके ये वाले और ये ग्राफ आपका। ठीक है, तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि आपका 2006 में पूछा गया था, 2006 में पूछा गया था जेई के एग्ज़ाम में, जेई 2006 में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग, 2006 में पूछा था कि इन लैंगम्यूर्स मॉडल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस। ठीक है, कह रहा था कि लैंगम्यूर में क्वेश्चन डालना है इसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब ऑप्शन दिए थे उसने, ऑप्शन में क्या था, पहला दिया था कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस कवर्ड। तो सरफेस पे कह रहा था कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑफ सरफेस कवर्ड। हमने देखा था कि वो सरफेस कवर्ड पे ही डिपेंड कर रहा था। ठीक है, सरफेस कवर्ड पे डिपेंड कर रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं था उसमें। फिर था उसने पूछा था कि जो बी ऑप्शन पूछा था, द एड्जॉर्प्शन एट ए सिंगल साइट ऑन सरफेस में इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एट सेम टाइम। मतलब कि कह रहा था कि क्या ये क्या फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है क्या इसमें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है क्या। इन शॉर्ट में मैंने बता दिया, ऐसा पूछा था, क्योंकि मल्टीपल लेयर बने तो किस में बनती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, तो ये तो था नहीं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट में जो पूछा था कि द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग अ गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब कि जो आपका मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग, मतलब जो एड्जॉर्बेट है, क्या वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था क्या, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था क्या, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था क्या। ये तो बिल्कुल ठीक है कि आपको पता है जैसे जैसे आपका एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल का प्रेशर घटा देंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे पूछा था कि जो यही एड्जॉर्बेट है वो इंडिपेंडेंट है, एड्जॉर्बेट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर। तो ये चीज़ तो गलत होगी, जब हमने कह दिया कि प्रेशर पे डिपेंडेंट है तो ये फोर्थ वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ थी आपकी किस में, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आपका यहाँ पर एड्जॉर्प्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट जो कि एड्जॉर्प्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब हो सके तो या तो कैटेलिसिस शुरू होगा या फिर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन शुरू होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।